हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरजे अस्ती आज हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू ऑडियो स्टोरी लेके जिसका नाम है मौत का पहाड़। तो चलिए इसे सुनते हैं। एक राज्य में इचिरो और चिरो और उसकी माता सुमी रहा करती थी। इचिरो और चिरो दोनों दिन भर अपने खेतों में काम करते और शाम को जब घर लौटते उनकी माँ सुमी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती। सुमी अपने बेटों से कहती, आओ बेटो, भोजन तैयार है, भोजन कर लो। पर कुछ दिनों से इचिरो और चिरो उदास रहने लगे और वे अक्सर खिड़की से दूर कोहरे से घिरे पहाड़ की ओर देखा करते थे, क्योंकि 70 वर्ष के होते ही सब बूढ़े को उनके बेटे इसी पहाड़ पर लाकर छोड़ जाया करते थे। यह नियम उस राज्य के राजा ने बनवाया था। इसके पीछे विचार यह था कि जब बूढ़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है, वे परिवार और समाज पर बोझ बन जाते हैं। इस नियम ने यह बात भुला दी गई थी कि बूढ़े लोग अपने वर्षों का अनुभव और ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं। एक शाम सुमी ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, आज पूर्णमासी है। आज मैं 70 वर्ष की हो गई। अब इस राज्य के नियम के अनुसार कल तुम मुझे उस पहाड़ पर पहुंचा आओ जहां से कोई लौटकर नहीं आता। इचिरो और चिरो ने कहा, माँ माँ, हम ऐसा शब्द सुन भी नहीं सकते। तुम जो इतने चुस्त और दुरुस्त हो, बुद्धिमान हो, तुम्हें हम वहां पहुंचा आए। सुमी ने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, कानून से तुम कैसे लड़ोगे, इसका कोई चारा नहीं है। और अगली सुबह सुमी ने बड़े प्यार से अपने घर को घूम घूम कर देखा। वह सोचने लगी, कपड़े सब दुरुस्त हो गए हैं, मैंने आखिरी खाना भी बना दिया। सुमी की डोली तैयार थी और यात्रा शुरू हो गया। यात्रा काफी लंबी थी। आखिरकार वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सुमी रास्ते के किनारे पर उगे सरकंडे को तोड़कर गिराती जा रही थी। वह खुद तो उस रास्ते पर वापस नहीं आने वाली थी, पर अपने बेटों के लौटने के रास्ते पर निशान छोड़ती जा रही थी और वह हमेशा की तरह उन्हीं के बारे में सोच रही थी। और वे आखिरकार कोहरे से घिरी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। उनकी माता ने कहा, जुग जुग जियो मेरे लाडलो, ध्यान रखना, जिस राह से आए हो उसी से वापस लौटना। और उसके बेटों ने उन्हें अलविदा कहा। इचिरो और चिरो झट से घूमे और लौट पड़े। इचिरो सोचने लगा, समझदार और प्यारी माँ के बिना घर कितना सूना लगेगा। चिरो भी सोच रहा था, जिसने हमें जन्म दिया, दुख तकलीफ उठाकर बड़ा किया, उसी का परित्याग करना पड़े, कितना भयंकर, कितना शर्मनाक है। अंधेरा हो चला था और बर्फ भी गिरने लगी थी। उतावले में भाइयों ने छोटे रास्ते से नीचे उतरने का फैसला किया। अचानक बर्फ के फाहे घने होने लगे और जोरदार तूफान शुरू हो गया। इचिरो ने कहा, हम रास्ता भटक गए हैं, कोई रास्ता नहीं है। चिरो ने कहा, अब कैसे किया जाए, हम कहाँ हैं? और निराश होकर वे वापस पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़े। वे दोनों चिल्लाने लगे, माँ तुम कहाँ हो, हम रास्ता भटक गए हैं, कहाँ हो? बर्फ से सन्न होकर अधमरी से सुमी झाड़ियों के पीछे पड़ी थी, पर उसमें चेतना आई। वह बोली, बच्चों को मेरी जरूरत है। इचिरो और चिरो ने उसे डोले पे बैठाया और घर ले चले। वे देखो, टूटे हुए सरकंडे पड़े हैं ना, उसी रास्ते में चलो मेरे बच्चों। बड़ी आसानी और आत्मविश्वास के साथ सुमी ने उन्हें पहाड़ से नीचे ले लाया। उनका घर आ गया। हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे, चिरो ने कहा। इचिरो ने कहा, चाहे हमें कुछ भी सहना पड़े। इचिरो और चिरो ने सुमी को झोपड़ी के पिछले हिस्सों में छिपा दिया, ताकि गांव वाले और सिपाहियों को उसका पता न चले और वे आनंद से रहने लगे। एक दिन उस राज्य के राजा ने सभी परिवार के पुरुषों को बुलाया और कहा, मैं कुछ काम बताऊंगा जो कि तुम सबको करने होंगे। जो लोग असफल रहेंगे उन पर भारी जुर्माना होगा। राजा ने पहला काम बताया कि राख की रस्सी बनाओ और लेके आओ। सभी लोग सोचने लगे, रस्सी, वो भी राख की?
इचिरो और चिरो ने इस अनोखे काम के बारे में सुमी को बताया। सुमी ने कहा, अरे बड़ा आसान है। एक रस्सी लो, उस पर खूब नमक का पानी मलो, फिर उसे एक पत्ते पर रखो और आग लगा दो। रस्सी जलने पर राख रह जाएगी, पर नमक की वजह से वह बिखरेगी नहीं। अगले दिन दरबार में राजा ने पूछा, काम पूरा कर लाए? अति उत्तम, तुम्हारा नाम क्या है? इचिरो और चिरो महाराज। इचिरो और चिरो ने राजा से कहा, बहुत खूब, और याद है ना, जो लोग यह काम नहीं कर पाए उन्हें जुर्माना भरना होगा। अब दूसरा काम, एक शंख लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया हुआ हो। सुमी के पास इस समस्या का भी हल था। बोली, पहला कदम है एक चींटी को पकड़ना, फिर उसके पैर में धागा बांधकर उसे शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो। फिर शंख के मुंह पर कुछ चावल के दाने रखो। चावल के दाने से आकर्षित होकर चींटी शंख में से अपना रास्ता बनाकर निकलेगी तो धागा भी शंख के मुंह तक पहुंच जाएगा। इचिरो और चिरो ने यही किया और राजा की खुशी का सीमा न रही। दूसरे गांव वालों को दोबारा जुर्माना भरना पड़ा। तीसरा काम था बांस के टुकड़े में जड़ और तने की ओर के सिरे की पहचान करना। सुमी के उत्तर को दरबार में प्रयोग करके दिखाया गया। बांस के टुकड़े को पानी में डालिए, जो सिरा तैरे वह तना और जो नीचे डूबे वह जड़ की ओर का है। राजा ने इचिरो और चिरो को कहा, लाजवाब मेरे बच्चों, इस बार भी तुमने काम कर दिखाया। राजा ने कहा, एक ऐसा ढोल लाओ जो बिना बजाए बजता हो। राजा का बताया यह काम भी बच्चों ने घर जाकर सुमी को बताया। कुछ देर सोचने के बाद सुमी हंसने लगी। अचार के इस डब्बे का ढक्कन और पेंदा हटाने पर वह दोनों ओर से खुल जाएगा। अब चमड़े के गोल टुकड़े काटकर इसकी दोनों ओर मढ़ दो, मगर उससे पहले कुछ मधुमक्खियों को अंदर छोड़ दो। इचिरो और चिरो ने ऐसा ही किया और दरबार में इसे प्रस्तुत किया। जब राजा जी ने उत्सुकता से उस अनोखे ढोल को हाथ में उठाया तो अंदर वाली मधुमक्खियाँ घबरा कर उड़ी और चमड़े से टकराने लगी, जिससे ढप ढप की आवाज़ आने लगी। ढोल अपने आप बजने लगा। राजा ने कहा, चमत्कार चमत्कार, मेरे बताए सभी काम पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें उगते हुए सूरज का पदक प्रदान करना चाहता हूँ। इचिरो और चिरो ने कहा, महाराज रुकिए, हम एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं। इस सम्मान के हकदार हम नहीं हैं, बल्कि हमारी माँ हैं, जिन्हें हमने अपनी झोपड़ी के पीछे छिपा रखा है। हालांकि वे 70 वर्ष की हो चुकी हैं, पर हमने उन्हें नहीं जाने दिया। इस तरह हमने राज्य का कानून तोड़ा है। राजा ने कहा, क्या तुमने नियम तोड़ा है? तब तो तुम्हें वही दिया जाएगा जिसके तुम लायक हो। राजा ने कहा, तुम्हें क्षमादान दिया जाता है। इचिरो और चिरो, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं अपने बनाए इस निर्दय नियम को रद्द करता हूँ। इचिरो और चिरो ने कहा, महाराज कृपा करके इन गांव वाले के दिए हुए जुर्माने को वापस लौटा दीजिए, क्योंकि ये बेचारे गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। राजा ने कहा, मैं न सिर्फ इनके रुपये लौटाऊंगा बल्कि एक कोष स्थापित करूंगा, जिसकी सहायता से ये अपने बूढ़े माँ बाप की अच्छी तरह से परवरिश कर सकें। फिर जल्द ही दरबार में सुमी को बुलाया गया। राजा ने सुमी से कहा, सुमी, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी के लिए और जो ममता तुमने अपने बच्चों को दी है, इसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अब से तुम और तुम्हारे लड़के मेरे शाही सलाहकार होंगे। और उस दिन के बाद मौत का पहाड़ सूना पड़ा है, क्योंकि अब किसी अभागे बेटे को अपने प्यारे माँ बाप को वहाँ छोड़ने जाना नहीं पड़ता है।